यानी 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजों का आधिपत्य रहा भारत पर। 200 से अधिक वर्षों तक भारत पर किसका आधिपत्य रहा? अंग्रेजों का। तो उस दौरान भी संविधान के लिए मांग किया जाता रहा, यहाँ पर मांग किया जाता रहा। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। थोड़ा सा महत्व पर हम प्रकाश डाल देते हैं, तब सिलेबस पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें क्रमानुसार आज भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों की संख्या है, 12 अनुसूचियों की संख्या है। इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में किया गया है। और आजादी का 7 से अधिक दशक बीत चुका है, आजादी का 7 से अधिक दशक बीत चुका है। और हमारा संविधान कार्यरूप में भी काफी सफल है। संविधान क्या है? कार्यरूप में भी काफी सफल है। तो बिल्कुल हम थोड़ा सा परिचय, भूमिका, सिलेबस पर बात कर लेंगे, तो टॉपिक वाइज आ जाएंगे। कमेंट हम बाद में लेते हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन पुनः एक बार। सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मतलब मेरा कहना है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इसको, यानी 0 से स्टार्ट करके हम लोग अपर लेवल तक को प्राप्त करेंगे, अपर लेवल तक को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खुद एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आता है अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, प्रश्न हूबहू यहाँ से आते हैं। तो आप निश्चिंत रहें इस बात का मैं। और यह विषय बोझिल नहीं बने, बोझिल नहीं बने, यानी जिस देश में हम रहते हैं, हमारा संविधान कैसा है, हमारी शासन प्रणाली कैसी है, दैनंदिन जो है जीवन में अपने चीजों को हम देखते हैं। जैसे अभी चुनाव संपन्न हुआ है, चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसे हम देखें। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। तो इस संविधान को बनाया गया संविधान सभा के द्वारा लगभग 300 वर्षों में, 300 वर्षों में जो है 300 वर्षों में इस संविधान को बनाया गया। संविधान को बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, इसको बनाया गया संविधान सभा के द्वारा इसको। ठीक है, फैक्ट्स आएगा आएगा। अभी जो है कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट की तरह ही भूमिका परिचय से 1-2 दिन तो आपको लगेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या कब हम समझा रहे हैं, तो एडजस्ट कर जाइएगा। मुख्य बातों को हम लिखते हुए भी चलेंगे, लिखते हुए भी चलेंगे। चलिए, लिखते हुए भी चलेंगे, चाहे वह डीजी कुमारी हो, नूतन सिंह हो। चलिए, आप लोग काफी की ऐप पर कब क्लास आ रहा है, काफी दिनों से आपका डिमांड भी हम देख रहे थे। तो ये है, तो यानी इसको संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। 3 वर्ष में लगभग, अगर लगभग में पूछेगा तो 3 वर्ष 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाया गया। और कार्यरूप में भी यह सफल है। सफल इसलिए कहेंगे, सफल इसलिए कहेंगे, थोड़ा सुनिए कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानना आवश्यक होता है, तब न चीजों का महत्व पता चलेगा। सफल इसलिए कहेंगे कि भारत को आजाद हुए जो है 77-78 वर्ष हो चुके हैं, यानी 7 दशक से अधिक समय हो चुके हैं। और कार्य रूप में भी हमारा संविधान क्या है? सफल है। जबकि भारत कोई सामान्य देश नहीं है, भारत समासिक संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर कई हजार जातियां, कई हजार उपजातियों का यहाँ पर निवास है। कई भाषाएं बोली जाती है। आजाद जब भारत हुआ तो भारत उस समय क्या था? पर कैपिटा इनकम कम था, अशिक्षा थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो भारत में लोकतंत्र की जब स्थापना की गई, लोकतंत्र की स्थापना की गई भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना की गई, तो पश्चिमी आलोचकों ने यह संदेह व्यक्त किया कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। और भारत में न केवल लोकतंत्र सफल हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें भी गहरी हुई है। पड़ोसी देशों के संविधान पर हम नजर डालते हैं तो कई बार बना बिगड़ा, चाहे वह श्रीलंका को लीजिए, नेपाल को लीजिए, पाकिस्तान को लीजिए, तो वहां पर संविधान जिसे कई बार बन बिगड़ रहा है जो है। तो इसमें भारत में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए फैक्ट्स पर आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो यह निश्चित रूप से है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और अपनाया गया भी। तो आपका कमेंट भी हम लेंगे, अभी कमेंट बाद में हम लेते हैं। थोड़ा सिलेबस पर आप क्या क्या पढ़ना है जो है, क्या क्या पढ़ना है उसे आप देख लें। और जो है सिलेबस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख विशेषता से प्रारंभ करेंगे। और शुरू में ही आपको हम कह दें कि आपके कंसेप्ट के अनुसार टॉपिक का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, टॉपिक का क्रम। मुख्य बातों को हम लिखते हुए चलेंगे, टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है। और कुछ टॉपिक तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में कॉमन है, जैसे भारत का संवैधानिक विकास, तो उसे हम लोग देखेंगे, ऊपर नीचे टॉपिक होगा। नहीं, बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है, हमें डीजी कुमारी कमेंट दिख रहा है। तो चलिए बाद में हम लोग लेते हैं। हाँ, साउंड बढ़ा दीजिए सर। अच्छा, कोई तकनीकी टीम का आता है तो हम साउंड जो है, कविता कुमारी का आ रहा है कि साउंड बढ़ा दीजिए सर। तो चलिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सिलेबस पर हम बिंदुवार बात कर रहे हैं। तो सिलेबस पर बात करें तो सबसे पहले जो है आपका जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, पहला जो हम लोग देख लेंगे, भारतीय स्टार्ट यहीं से करेंगे, यहाँ से भी प्रश्न रहता है। और आप भी नोट करते चलिए इसको, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख फीचर क्या है,
यहाँ से भी प्रश्न रहता है। विशेषताएं, कैसा संविधान है हमारा, क्या यह कठोर है, क्या यह लचीला है, कि कठोर और लचीले का समन्वय है। हमने शासन प्रणाली कैसी अपनाई है, या जो है अद्वितीय विशेषताएं भी है, सामान्य विशेषताएं भी है भारत में। जैसे इसकी यदि हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं और सामान्य विशेषताएं। तो इसको हम लोग देखेंगे। कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं, यानी पहले के संविधान में, यानी पूर्व में जो एक्ट पारित किया गया उसमें इसका उल्लेख नहीं। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक का एक्ट जो पारित किया गया उसमें उसका उल्लेख नहीं था, तो वह अद्वितीय विशेषता हो जाएगा। कुछ सामान्य विशेषता भी होगा। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पहले हम लोग पढ़ लेंगे। इसके पश्चात इसका हम लोग प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में, हम लोग दूसरा टॉपिक जो देख लेंगे वह देख लेंगे संविधान सभा पढ़ लेंगे हम लोग। यानी भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसकी मांग होते रही, आजादी के समय भी संविधान सभा की मांग हो रही थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। तो संविधान सभा हम लोग पढ़ लेंगे। और भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही, सुनिए अभी आराम से, पॉइंट वाइज हम आपको लिखते हुए बोर्ड पर चलेंगे। थोड़ा समझना जरूरी होता है, क्योंकि अभी प्रश्न जो नेचर हो गया है वह समझना भी है। कंसेप्ट के आधार पर कंसेप्चुअल और प्लस जो है फैक्ट से संबंधित जो प्रश्न रहता है उसे देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो संविधान सभा का जो गठन होगा, यह गठन होगा किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो बड़ा महत्वपूर्ण, और जो है इस टॉपिक से प्रश्न भी महत्वपूर्ण रह रहा है, काफी रह रहा है। तब हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना, जिसे संविधान का आत्मा कहा गया है, या इसके पहले संवैधानिक विकास, इसको आगे पीछे हम करेंगे। 3 नंबर में जो है संवैधानिक विकास जो है, और इसको अनुसार कंसेप्ट के अनुसार इसको हम बना लेंगे भारतीय संविधान, यानी संवैधानिक विकास हम लोग देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है, संवैधानिक विकास, यानी अंग्रेजों का शासन था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो 1773 के 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक अधिनियम पारित किए गए। तो यहाँ से शुरुआत होती है संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास की शुरुआत होगी 1773 में, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक इसको हम लोग देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया जाएगा 1947 में, इसको पारित किया गया। तो संवैधानिक विकास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी शुरुआत हो जाएगी 17 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर। एक एक करके चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी केवल हम जो है आपका टॉपिक यहाँ पर लिख रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं। बात यदि हम करें तो प्रस्तावना, या इसको उद्देशिका भी कहा गया है। प्रस्तावना को क्या किया गया, संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वह होगा प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका अगला टॉपिक आपका हो जाएगा, प्रस्तावना या उद्देशिका अगला टॉपिक जो हो जाएगा। इसे संविधान का आत्मा भी कहा गया। प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप भी 1-2 बार देख लीजिएगा, मूल रूप में देख लीजिएगा। प्रस्तावना या इसी को उद्देशिका कहेंगे, उद्देशिका कहेंगे, प्रस्तावना या उद्देशिका। अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहा जाता है। संविधान का आत्मा भी इसको कहा गया है। और इससे संविधान के अनुच्छेद याद नहीं होता है। पुष्पा कुमारी जी, बिल्कुल अनुच्छेद को रटना नहीं है, समझ लेना है। और सारे अनुच्छेद को रटना नहीं है, सारे अनुच्छेद को रटना नहीं है। हम कमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आपका ये होगा, लास्ट में हम आप लोग से बात करते हैं। तो थोड़ा सा अभी कमेंट का, चूंकि कंसंट्रेशन यहाँ से ये होगा, फिर क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उद्देशिका, और इसको प्रियम्बल कहेंगे। बड़ा अस्थिर से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको प्रियम्बल, उद्देशिका को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का आत्मा कहते हैं। इसको भूमिका या परिचय भी कहते हैं। इसको भूमिका या परिचय भी कहा जाता है। अभी हेडिंग देखिए, केवल क्या पढ़ना है, यह देखिए, भूमिका या परिचय भी कहा जाता है। इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा भी इसको कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य व्यवस्था से संबंधित, और क्लास खत्म होने के बाद बिल्कुल रिवीजन पार्ट महत्वपूर्ण होता है। और हम जिसे यहाँ पर अभी फोकस कीजिए, बिल्कुल हम देख लिए, कमेंट को देख लिए, देख लिए। तो इसको आत्मा भी कहा जाता है। और विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना, थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन का फीचर हम बोलते चलेंगे, फिर टॉपिक पर आप आइएगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जो है प्रस्तावना उद्देशिका, अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको प्रियम्बल कहते हैं। जो सीबीएसई आईसीआईसी बोर्ड के होंगे तो प्रस्तावना उद्देशिका, इसके लिए उद्देशिका शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान का आत्मा इसे कहा गया है, और अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहते हैं हम लोग। प्रियम्बल या संविधान की आत्मा भी इसे कहा गया है। और विश्व में सबसे पहले जो है
जो है, हाँ बिल्कुल इसकी शुरुआत होगी हम भारत के लोग से, कृष्णकांत सिंह का आ रहा है कि जो है, हाँ शुरुआत होगी भारत नहीं, पुष्पा कुमारी का आ रहा है, हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होगी। कृष्णकांत सिंह का आ रहा है, कठोर लचीले का समन्वय है। तो फिर विशेषता में आएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ पर अभी आप जो है यहाँ पर आप देखते चलिए कि आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। और जो है इसको हम लोग देखेंगे, संविधान का दर्शन पार्ट है और इसे संविधान के लक्ष्यों उद्देश्यों और आदर्शों का प्रतिबिंबन होता है। यानी प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संविधान का हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या आदर्श है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। जिस तरह से आईना हमारा जो है प्रतिबिंब दिखाने का काम करता है, उसी तरह से संविधान के विषय में प्रस्तावना है। यानी जो बातें हाँ, ताकि लक्ष्यों उद्देश्यों आदर्शों का प्रतिबिंबन होता है। यानी जो बातें संविधान में नहीं भी लिखी गई है उसका हम यहाँ से दर्शन पाते हैं। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, राज व्यवस्था से कहीं से भी प्रश्न रहेगा आपका। अभी बीपीएससी का एग्जाम संपन्न हुआ है और देखिए हूबहू प्रश्न यहाँ से रहे हैं, हूबहू यहाँ से प्रश्न रहे हैं जो लिखाया गया है, यूट्यूब पर कराया गया है। तो आप इसे निश्चिंत रहिए। तो इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अच्छा चलिए, यदि आपसे हम एक प्रश्न यह करें कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने प्रस्तावना से या उद्देशिका से अपने जो है संविधान की शुरुआत की, यानी सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत किस देश ने की, जो है प्रश्न मेरा यह है। हाँ, प्रश्न मेरा यह कि सर्वप्रथम विश्व में किस देश ने प्रस्तावना की शुरुआत से अपने संविधान की शुरुआत की। हाँ, टेक्निकल टीम आ रहे तो वॉइस आवाज के विषय में हम ये कर रहे हैं, तब तक चलिए। किस देश के संविधान ने अपने देश की शुरुआत प्रस्तावना से की और उसके पश्चात विश्व के अन्य देशों ने जो है विश्व के अन्य देशों ने अपने संविधान में स्थान दिया। तो पूछा कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान ने प्रस्तावना से अपने संविधान की शुरुआत की। देश का नाम बताना है। प्रश्न जो है कि सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत जो है किस देश ने की, तत्पश्चात विश्व के अन्य देशों ने अपने संविधान में स्थान दिया। तो बिल्कुल नया शब्द भी आपको देखते हुए चलना है, नया शब्द भी। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। थोड़ा सा जो है लेवल जानने के लिए जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है तो प्रीएम्बल हो जाएगा आपका प्रस्तावना उद्देशिका। फिर से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है संविधान का स्रोत हो जाता है। संविधान का क्या हो जाएगा, स्रोत हम लोग देख लेंगे। स्रोत जिसको सोर्सेस कहेंगे, पांचवा में जो है संविधान का स्रोत हम लोग देख लेंगे। स्रोत देख लेंगे यानी भारतीय संविधान पर तीन स्रोतों की पुष्टि होती है यूएसए से। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको नोट करते हुए भी चलिए। यानी स्रोत सोर्सेस है तो भारतीय संविधान को हम कहें कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इसको निर्मित किया गया। और 3 स्रोतों की पुष्टि होती है भारतीय संविधान पर, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। स्रोत वहां पर हम लोग आएंगे तो इसको चर्चा करेंगे। यानी जो पूर्व में पारित किया गया अधिनियम था उसका प्रभाव इस पर पड़ा, प्लस संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई उसका इस पर प्रभाव पड़ा। और 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया, उसकी अच्छी बातों को ली। तब जो है स्रोत पर 3 स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। कहां से क्या लिया गया है हर एग्जाम में रहता है, तो इसको हम लोग समझ कर पढ़ेंगे, याद भी कर रहे हैं, कुछ ट्रिक देखेंगे। तो स्रोत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, अंग्रेजी में इसको सोर्सेस कहेंगे। और 3 स्रोत की पुष्टि जो होती है, यानी भारतीय संविधान पर 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। भारतीय, इसको हेडिंग देखे रहिएगा, टॉपिक तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान पर 3 स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। यानी यह जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया, इस पर कितने स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। और नंबर 1 में आपका है पूर्व में पारित किए गए अधिनियम। इसमें है कि पूर्व में पारित किए अधिनियम, इसको नोट करते हुए भी आप लोग चलिएगा, याद होते चलेगा यह जो है। हाँ बिल्कुल, परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी कृष्णकांत जी। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्व में पारित किए गए अधिनियम आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं। पूर्व में कुछ चीज तो देखना पड़ेगा, रटने का हम यह भी कहें तो अतिशयोक्ति होगी। जैसे कुछ आपका एक्ट है, कुछ जो है समिति है, कुछ अनुच्छेद है, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसको बार बार देखना है। जब पूर्व में पारित किए गए अधिनियम यानी एक्ट जो पारित किए गए अधिनियम, हम बताए कि 1773 के एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक जो अधिनियम पारित किए गए। दूसरा है कि संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं,
संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं, संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं, एक एक बात पर चर्चाएं हुई, संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं, इसका प्रभाव पड़ा। और तीसरा जो मतलब इसे प्रभाव पड़ा वह है विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात इसे निर्मित किया। तो विदेशों से भी जैसे मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से, तभी जो अच्छी बातें थी विश्व के अन्य देशों के संविधानों में उसे भी स्थान दिया गया। तो संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं और विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं, विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं, इसका प्रभाव पड़ा। विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं, जैसे इंग्लैंड का बहुत दिनों तक भारत प्रशासन रहा, संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। तो इन देशों से 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को निर्मित किया, उसका प्रभाव पड़ा। तो वहां से ही प्रश्न रहेगा, फिर से आपका प्रश्न जो है यहां से रहेगा, प्रश्न आप देखिएगा तो यहां से आपका जो है कि अनुसूची नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुसूची। नेक्स्ट अनुसूची से अंग्रेजी में शेड्यूल कहेंगे। अनुसूची क्या? शेड्यूल, यानी संविधान लागू किया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि संविधान लागू किया गया उस समय कितनी अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? लागू किया गया उस समय कितनी अनुसूचियां संविधान में थी? अंग्रेजी में इसको शेड्यूल कहते हैं। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूची थी। संविधान लागू जब हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12। 2 प्रश्न यह याद रखिएगा, वर्तमान में यदि पूछा जाए कि कितनी अनुसूचियां हैं तो यह 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। यानी संविधान लागू किया गया उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, पूर्व का पढ़ा हुआ तो आधार के रूप में काम करेगा, आधार के रूप में। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत बात 5 मिनट 10 मिनट आप लोग से हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा कमेंट को हाँ, तो आपसे कहा जाए कि जो है अनुसूची जब संविधान बना तो लागू किया गया उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है, यानी 4 इसमें बढ़ा है। तो अलग से टॉपिक ही पढ़ेंगे, अभी कोई हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। एक बात और स्पष्ट कर दे जो बात में जुड़े हैं, अभी हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं और हर टॉपिक पर आपका विस्तार से यहाँ पर अस्थिर से पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, परीक्षोपयोगी सामग्री पढ़ाई जाएगी और विषय को भी लिंक करने का प्रयास किया जाएगा। जो है आपका जो है चैप्टर भी लिंक किया जाएगा ताकि जो है ज्यादा रटना नहीं पड़े। तो इन 2 बातों को ध्यान रखिएगा कि जब संविधान लागू किया गया उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए अनुसूची के बाद हम लोग जो देखेंगे टॉपिक देखेंगे वह है 7वां टॉपिक आपका जो है अनुसूची के पश्चात स्रोत, और अनुसूची के बाद जो है संघ और राज्यों का पुनर्गठन हम देख लेंगे। संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह हो जाएगा संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट हो जाएगा संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन किया गया। संघ मतलब केंद्र। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सरकारें होती है, संघ की और राज्य की। तो संघ और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जैसे अभी पूछा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक अभी टॉपिक हम ऐड कर दिए हैं संघवाद से, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, इस पर बात हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वह हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, नेचर पर बात हम लोग करते हैं। संविधान की प्रकृति कैसी है, क्या यह संघात्मक है कि क्या यह एकात्मक है, कि संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण इसमें विद्यमान है। प्रकृति मतलब क्या हो जाएगा? नेचर। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, क्या यह संघात्मक है या एकात्मक है कि दोनों का लक्षण इसमें विद्यमान है। जैसा कि संविधान विशेषज्ञ केसी वियर के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें संघात्मक सरकार के भी लक्षण पाए जाते हैं और एकात्मक सरकार के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये खासकर शिक्षक भर्ती में काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। यहाँ से काफी संघवाद से, प्रकृति से प्रश्न रह रहा है।
रह रहा है। तो इसे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में। और तब हम लोग देख लेंगे जब राज्य क्षेत्र में यानी भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है अनुच्छेद 1 से कहां तक, 4 तक। इसके बाद हम लोग नागरिकता देख लेंगे। नागरिकता यानी भारत ने कैसा नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है। यहां से हम लोग नागरिकता देख लेंगे, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। और भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है। नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यद्यपि जो है भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि 2 सरकारें होती है, एक केंद्र की और दूसरी राज्य की। जबकि हमने नागरिकता कैसी अपनाई है, एकल नागरिकता, यानी भारत की नागरिकता सिर्फ, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं। अगर पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता किस देश में है तो वह हो जाएगा अमेरिका। वहां पर जो राज्य है उसकी भी नागरिकता है और यूएसए का भी है। और यह नागरिकता जो है भारत ने जो अपनाया है यह भाग 2 में, इसका भाग हो जाएगा, भाग भी याद रखिएगा, सब भाग यहीं से आपका क्लियर होते चलेगा। यानी सभी भाग को रटना नहीं है। संविधान का जो 2200 भाग क्रमानुसार है उसको नहीं रटना है। इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है उसे देखते चलना है। तो नागरिकता का उल्लेख पूछा जाए किस भाग में है, 2 में। और अनुच्छेद पूछा जाएगा इसका, तो अनुच्छेद 5 से 11 में है। इसका क्या है, अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है, 5 से 11 में। तो यह अनुच्छेद है, अनुसूची नहीं है, बल्कि पूरा हम लिख देते हैं। यह जो है अनुच्छेद की बात की जाए यानी आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल की बात की जाए तो यह 5 से 11 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और तब नागरिकता के बाद आप आगे आइएगा तो बड़ा विस्तार से जो है। अच्छा, एक चीज और इसमें नागरिकता में हम यहीं पर 1-2 प्रश्न और आपका क्लियर कर दे रहे हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता को कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी एक प्रश्न यह आपका नागरिकता से यह पूछा जाता है, एक प्रश्न अनुच्छेद वाला बन जाएगा, कैसी नागरिकता है एकल, क्यों एकल नागरिकता हमने अपनाया है। ये नागरिकता टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक में आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। यानी भाईचारा को बढ़ाने के लिए भारत में देश की एकता, अखंडता, भाईचारा जो बंधुत्व है उसे बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता हमने अपनाया है। और यह कहां से लिया गया है, तो यूके से। अगर पूछा जाए कि एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, तो यूके से। 4 प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न रूप में आपसे हम बता रहे हैं कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, संविधान के 2 में। इसी तरह से एकदम आप लोग को रटाते हम चलेंगे। अभी तो सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। तो नागरिकता भाग 2 में है, किस अनुच्छेद में, 5 से 11 में है। 5 से 11 में दूसरा प्रश्न। तीसरा कि भारत ने एकल नागरिकता अपनाया कि दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता यानी जो 0 लेवल से भी स्टार्ट करेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। और जो है यह कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों लिया गया है, तो देश में भाईचारा बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। क्योंकि भारत सामासिक संस्कृति वाला देश है, सामासिक संस्कृति वाला देश है। कई हजार जातियां उपजातियां हैं भारत में, कई भाषाएं बोली जाती है, कई धर्मों के। हाँ बिल्कुल, सिलेबस पर बात कर लेने के बाद जो है शुभम कुमारी एकदम आपका हम देख लेंगे कमेंट, बाद में कमेंट लेते हैं। तो चलिए, नागरिकता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोग का। फिर से फंडामेंटल राइट हम लोग देखेंगे, मौलिक अधिकार। फिर से हम लोग क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का बड़ा विस्तार से हमारे संविधान में उल्लेख है। मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहेंगे, फंडामेंटल राइट। और इसकी तुलना मैग्ना कार्टा से, हाँ 10:30 बजे क्लास का टाइम, 10:30 बजे लास्ट में आप काम लेते हैं मौलिक अधिकार। और यह संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद में इसकी किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहां से यह लिया गया है, हाँ दोहरी नागरिकता अमेरिका में। कहां से यह लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसे अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, 12 से 35 में नागरिकता का भाग है आपका 2, 5 से 11। मौलिक अधिकार के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा आपका, वह है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। वह कौन सा टॉपिक है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा, डीपीएसपी जिसको आयरलैंड से लिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार के पश्चात जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यह,
बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्य का नीति निदेशक तत्व, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी संक्षेप में यदि हम बात करें तो डीपीएसपी भी इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं संक्षेप में डीपीएसपी का, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग ये पूछेगा, सब भाग हम नहीं लिखेंगे, जहां पर भाग पूछा है तो अभी से ही लिखते हुए चल रहे हैं। भाग 4 में इसका उल्लेख है, भाग 4 क तक, यानी दो महत्वपूर्ण जो भाग आपका है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, उसके बाद आएंगे तो 9 है, 15 है, 18 है, 20 है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात होगी तो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, और इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। थोड़ा सा फीचर 1-2 पॉइंट हम लिखते चलेंगे, अभी सिलेबस से लिखा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा जाए कि नीति निर्देशक या डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। डीपीएसपी हम कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना। इसे ध्यान में रखिएगा, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो वंचित हैं उन्हें समाज के मुख्य धारा में लगा। कल्याण क्या है, कोई मालिक हॉस्पिटल में है, उसके लिए कोई मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता है नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, उनके लिए जो है शिक्षा का प्रबंध, जो है उनकी आर्थिक उन्नति का प्रबंध जो किया जाता है, यह क्या है, वेलफेयर है। वेलफेयर है तो शब्द को भी हम लोग डिफाइन करते हुए चलेंगे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या अभी खासकर शिक्षक भर्ती में इसका विकल्प बना दिया जाता है, एक से अधिक वाला ज्यादा आ रहा है, तो ये तो उद्देश्य है ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और यह भी याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना इसका उद्देश्य है। तब दिक्कत नहीं होगी, कंसेप्ट बेस्ड भी जो क्वेश्चन आएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना अधिकांश बार पूछा गया है, अधिकांश बार पूछा गया है। परंतु यदि ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, विकल्प ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, विकल्प बी में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, विकल्प सी में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो ये सभी हो जाएगा, एक से अधिक वाला हो जाएगा, एक से अधिक वाला हो जाएगा। और बड़ा महत्वपूर्ण कि इसको कहां से लिया गया है, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। सबसे अधिक बार इसको पूछा गया है कि इसको कहां से लिया गया है, तो डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहां से लिया जाएगा, तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया, आयरलैंड से इसको लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है डीपीएसपी को। देखेंगे हम लोग जब टॉपिक आएगा कि आयरलैंड ने कब इसे अपने संविधान में स्थान दिया, और जो है आयरलैंड ने कहां से लिया, इसको देखेंगे हम लोग, देखेंगे। तो आयरलैंड से इसको लिया गया, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो 3-4 बातों को ध्यान में रखिए कि इसका उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 4 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 36 से 51 तक, 51 ये नहीं, 36 से 51 तक कहां से यह लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक बार रीकैप हम तेजी में कर दे रहे हैं कि अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, भूमिका परिचय, जिस तरह से प्रस्तावना को भूमिका परिचय आप कहते हैं, और इसमें टॉपिक केवल मेंशन हम कर रहे हैं। पढ़ाने क्रम में टॉपिक का क्रम जो है आगे पीछे होगा, वैसा नहीं कि मतलब मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व तो ही आएगा। कंसेप्ट के लिए इसको हम अरेंज करेंगे अपने अनुसार, और जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तब इसको संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। तब संवैधानिक विकास पर जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक था। तो सिलेबस भी देखिएगा, तब प्रश्न बनेगा, दे देगा कि 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था कि भारतीय परिषद अधिनियम था कि चार्टर एक्ट था, क्या जो है था, पूछ दिया जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, स्वतंत्रता अधिनियम था। फिर हम लोग प्रस्तावना, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का, इसको आत्मा भी कहा जाता है, भूमिका या परिचय भी कहा था, अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहा था, इस पर बात करेंगे। फिर से स्रोत पर आप देखिए कि हर एग्जाम में राज्य व्यवस्था से जहां पर भी प्रश्न रहता है, स्रोत से प्रश्न रहता है, स्रोत से, सोर्सेस इसको कहेंगे। यानी 60 से अधिक देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया। तो कहां से क्या लिया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
और तब अनुसूची मूल रूप से 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तब हम लोग बात करेंगे संघ और राज्यों के पुनर्गठन पर। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? इन सब बातों पर चर्चा होगी। कौन कौन आयोग गठित किए गए थे? भारतीय संविधान की प्रकृति, ये बहुत महत्वपूर्ण अभी पूछा जा रहा है, संघवाद से नहीं, कि भारत में तो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से इसको लिया गया है, और इसमें 2 सरकारें होती है। तो संघात्मक सरकार का भी लक्षण भारतीय संविधान में है और एकात्मक सरकार का लक्षण भी भारतीय संविधान में विद्यमान है। तब बात होगी नागरिकता, जो कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है। और भारत ने कैसा नागरिकता अपनाया है? तो एकल नागरिकता को अपनाया है। और यह कहां से लिया गया है? तो यूके से। तब मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। और यह कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। तो रिकैप भी करते चलिएगा। इसको थोड़ा सा हम मतलब बताएं कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह राज्य का नीति निदेशक तत्व होगा। और आपको संक्षेप में दिख रहा होगा, बिल्कुल यस, संक्षेप में दिख रहा होगा कि जो है यह जो है नीति निदेशक तत्व भाग किस में? 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 में है। और संक्षेप में दिख रहा होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। चलिए ठीक है। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, और यह कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य का नीति निदेशक तत्व। और उद्देश्य इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तब जो टॉपिक अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वह टॉपिक जो होगा, अगला टॉपिक जो होगा वह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। वह क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी पहले हम लोग मौलिक अधिकार देखे भाग 3 में। यह क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, और इसका उल्लेख भाग 4A में है। भाग किस में है? 4 का क या ए में है, 4 का ए या इसको 4 का क कहिए, इसमें इसका उल्लेख है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में, तो इसको बनाना है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं, 4 में जो है हाँ मौलिक कर्तव्य नहीं। और अनुच्छेद की बात होगी तो 51A में, अनुच्छेद 51 के ए में इसका उल्लेख है, 51A या 51 के क में इसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और इसको रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। इसको कहां से लिया गया है? रूस या यूएसएसआर से लिया गया है। तभी 3 बात ध्यान में रखिए कि इसका किस भाग में उल्लेख है, किस भाग में उल्लेख है, और यह कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। इसका विघटन हो गया यूएसएसआर का 1991 में। रूस प्रमुख देश बना। पूजा कुमारी का आ रहा है कि जो है 6 to 8 में आपकी, हाँ 1 to 5 में रिजल्ट इनका हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय तल से धन्यवाद जो है। और जो है हजारों हजार छात्र सफल हुए हैं, 6 to 8 के लिए अब इनका प्रयास रहेगा। तो चलिए ठीक है। तो यह कहां से? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए बाद में कमेंट हम लेते हैं, पहले सिलेबस, नहीं तो आज सिलेबस पूरा कर देना है। और थोड़ा सा हम फीचर, साइलेंट फीचर को भी उस यानी टॉपिक में आप रम सकें, ये पढ़ाने का हम सीधे निकल जाते हैं कि अभी तक 5 मिनट में अभी सिलेबस लिख दिया गया होता। यानी हम कहते हैं कि जो है संविधान सभा पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मेरा उद्देश्य ये है कि पॉलिटी में भी आपका मिजाज जो है, तासीर जो है नहीं, ताकि इसे भय नहीं हो, रटना नहीं पड़े। जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, कौन शपथ दिलाता है, ऐसे भी जानना जरूरी है। थैंक यू सर, नाइस इंट्रोडक्शन। निधि कुमारी जी, चलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो मौलिक कर्तव्य है। फिर हम लोग लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बाद उद्देश्य यही है, नहीं तो इतना थोड़ा सा साइलेंट फीचर, उसमें भी क्या है? साइलेंट फीचर। उस टॉपिक में भी अभी नहीं चला जाना है, मौलिक कर्तव्य। यहां तक कह सकते हैं कि जो है आधा पॉलिटी का प्रश्न पूछा जाता है, वह यहां तक आपका ये हो जाता है। लगभग में 4-5 प्रश्न जो है, जहां 10 प्रश्न की संख्या रहती है, वहां से 4-5 प्रश्न तो यहीं तक आपका जो है ये हो जाता है, यहीं तक हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहां से पार्ट 2 कह सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य के पश्चात जो है, मौलिक कर्तव्य के पश्चात हम लोग जो देखेंगे संघ की कार्यपालिका।
नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, संघ मतलब क्या? केंद्र। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका यानी दो स्तर की सरकार है, केंद्र की और राज्य की, तो संघ की कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे। संघ की या केंद्र की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में शामिल है, इसे प्रश्न था कि कौन शामिल है, टीआरई 3.0 में सब प्रश्न था कि संघ की कार्यपालिका में शामिल है। थोड़ा सा हम इसको ये कर देते हैं, संघ की कार्यपालिका में शामिल है, संघ की कार्यपालिका में शामिल है। संघ की कार्यपालिका में शामिल है, कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, इसी से प्रश्न पूछा गया था। तो संघ की कार्यपालिका में शामिल है, और ये शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये शामिल है आपके राष्ट्रपति महोदय हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित है, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति हैं। संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं। अच्छा, एक बार ओके करके